नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनरागमनाय च मालती जोशी जी की लिखी हुई यह कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। पहला भाग पढ़ चुके थे, दूसरा और अंतिम भाग आज पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी पुनरागमनाय च भाग 2। हनीमून के लिए हम लोग गोवा गए थे। हालांकि हनीमून का कोई मतलब तो हमारे लिए था नहीं। 2 दिन बाद ही हम लोग वहाँ से लौट आए। मामा जी की विशाल कोठी के एक कमरे से हमने पति पत्नी के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। छत पर बना हुआ वो कमरा खास तौर से हमारे लिए सजाया गया था। यह उन 3 कमरों में से था जो मामा जी ने अपने बच्चों के लिए बनवाए थे। हर कमरे के साथ छोटी सी बालकनी और टॉयलेट था। एक कमरा इस समय दिलीप के पास था और दूसरा मेहमानों के लिए था। मामा जी का स्वास्थ्य इन दिनों नाजुक चल रहा था। रात में मामा मामी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए दीनू उस्ताद नीचे शिफ्ट कर दिए गए थे। घर भर में इस समय सिर्फ दिनेश ही था जिससे मैं खुल सकी थी। बहुत ही प्यारा लड़का था। बहुत जल्दी उसने इस नए रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया था और लोगों से तो मुझे डर सा लगता था। पति देवता तो सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे, पर उनकी यह अतिशय सदाशयता कभी करुणा तो कभी तिरस्कार उपजाती थी। इससे तो बल्कि लड़ाई झगड़ा होता तो ठीक रहता। एक थे दिलीप जी, जो हरदम मुझे खूंखार आंखों से घूरते रहते। इस घर में जो मैंने अनधिकृत प्रवेश पा लिया था, उसे वह माफ नहीं कर पाए थे। मामा जी ने तो मुझसे एक बार भी बात नहीं की। उनके लिए घर की निर्जीव वस्तुओं में एक और की वृद्धि हो गई थी। उनकी यह उपेक्षा बेहद अपमानजनक थी, पर इस कड़वे घूंट को पिए बिना चारा भी नहीं था। हाँ, मामी जी बहुत प्यार करती थी। लगता था जैसे सबके हिस्से का लाड़ दुलार दे रही हूँ। शुरू शुरू में तो अच्छा भी लगता था, पर बाद में लगने लगा कि प्यार का यह बोझ बहुत भारी है। वह मुझे पल भर भी आंखों की ओट नहीं होने देती थी। एक बार भी उन्होंने मुझे गांव में अम्मा जी के पास जाने नहीं दिया। मुझे कोई खास उत्सुकता भी नहीं थी वहां जाने की। दिनेश ने बताया कि वो तो हमारी व्यवस्था नीचे के कमरे में ही करना चाहती थी, पर दिलीप नहीं माने। बोले, यहाँ दिन भर आवक जावक बनी रहती है, पल भर भी उन लोगों को एकांत नसीब नहीं होगा। मुझे एकांत का इतना मोह भी नहीं था, पर कमरे में चुपचाप लेटकर छत की ओर ताकना अच्छा लगता था। मामी जी जब तब ऊपर पहुंच जाती और झिड़क देती थी, दिन भर इस तरह सोया नहीं करते, जरा चलती फिरती रहा करो। जब कभी उनका बीपी बढ़ा हुआ होता, तब नीचे से ही आवाज दे लेती। उत्तर में जब मैं दन दनाकर सीढ़ियां उतरने लगती, तब फिर डांट पड़ती। ओहो, जरा धीरे, कितनी बार कह चुकी हूँ। ऐसे समय कोई, खासकर दिलीप, सामने होते तो मैं शर्म से गड़ जाती। वह अजीब नज़रों से मुझे घूरने लगते, जैसे मेरी फजीहत कर रहे हों। खाने के संबंध में भी उनकी 100 हिदायतें होती थी। रोज़ मेरे लिए फरमाइशी नाश्ता बनता। कई बार लगता महाराजन पता नहीं क्या सोच रही होगी, पर मामी जी जैसे अपने आपे में नहीं थी। नई नई शादी हुई थी, रोज ही कहीं न कहीं से निमंत्रण आता। इस गुमसुम से व्यक्ति के इतने सारे दोस्त होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों के बीच वह जिस तरह से खुलते थे, वो तो सचमुच देखने की चीज थी। मुंह से चाहे जो कहते रहे, लाख मामा मामे के लाड़ प्यार का बखान करे, पर उस घर में उनका व्यक्तित्व कुंठित हो गया था, यह बात तो तय थी। पर उन्हें इस तरह उन्मुक्त देखने के अवसर बहुत कम आते थे। आधे निमंत्रण तो मामी जी ने दूर का बहाना करके लौटा दिए थे। जाना ही होता तो कार में जाने के लिए मजबूर करती। उनके फरमान के बाद अपील की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। और अपील करता भी कौन? इब्राहिम की उपस्थिति में ये कार में बेहद बंधा बंधा महसूस करते। फिर अपने मध्यम वर्गीय दोस्तों पर कार का रौब डालना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इस दम घोटू माहौल में दिनेश ही मेरा संबल था, साथी था। जब भी समय मिलता, हम लोग ताश या लूडो खेलते। वह मुझे पत्रिकाएं लाकर देता, कॉलेज की दोस्तों की गप्पे सुनाता
घर का उदास वातावरण उस पर भी भारी पड़ रहा था, इसीलिए शायद उसकी मुझसे पटरी बैठ गई थी। वह घर पर नहीं होता तो लगता जैसे घर की रौनक ही चली गई है। मन तब बेहद उदास हो जाता। मामी जी की नज़र बचाकर मैं कमरे में आ जाती और कुर्सी पर बैठकर छत का विस्तार देखती रहती। कई बार समय का पता तक नहीं चलता था। ऐसे में पता नहीं कहाँ से दिलीप जी प्रकट हो जाते और अपने मन की सारी कड़वाहट को स्वर में घोल कर कहते, सूर्यास्त तो रोज होता है, कल देख लीजिएगा, इस समय जरा दादा के चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। उनकी यह बात मन पर चाबुक की तरह पड़ती और मैं तिलमिला उठती। दिनेश दौड़ा दौड़ा कमरे में आया। भाभी जी जल्दी से मिठाई खिलाइए। किस बात की? दादा की प्रिया आ गई है। वाह दीनू जी, तुम्हारे दादा की प्रिया आएगी तो मैं क्या मिठाई बांटूंगी? झूठा पकड़कर, कहते कहते रुक गई मैं। ये पता नहीं कब दरवाजे में आकर खड़े हो गए थे। अपनी कही बात याद करके मैं शर्म से लाल हो उठी। मेरा असमंजस भांपकर इन्होंने सहज स्वर में कहा, बहुत पहले नंबर लगा दिया था, आज हाथ में आई है। कहाँ है? मैंने शिष्टाचार निभाया। नीचे खड़ी है। मैंने उत्सुकतावश गैलरी से झांक कर देखा। ग्रे रंग का नया चमचमाता स्कूटर खड़ा था। नजर हटाई तो देखा ये मुझे ही देख रहे थे। पसंद आई? बड़ा प्यारा कलर है। घूमने चलोगी? चलो। चलिए। दरबार में अर्जी देनी थी। फौरन ही जवाब तलब हुआ। कहाँ जाना है? सिनेमा। कौन सा? वही वो जानी दुश्मन, पास ही टॉकीज में ही लगी है। रोज आते जाते पोस्टर देखते होंगे, तभी तो यही नाम जबान पर आ गया। उसमें तो सुनते हैं भूत प्रेत है। पड़ोस की मनीषा बतला रही थी, तुम और दीनू देखा, यह फिल्म निधि के देखने की नहीं है। तो दूसरी देख लेंगे, इन्होंने फुसफुसा कर कहा। या नहीं भी देखेंगे, दिनों ने बात आगे बढ़ाई, यूं ही घूम घाम कर लौट आएंगे। पर मम्मी इन्हें जाने तो दो, स्कूटर के उद्घाटन का सवाल है, मेरी मिठाई मारी जाएगी। उद्घाटन हो तो गया, बैंक से उसी पर तो लौटा है। अफ़्फ़ा मम्मी, तुम कुछ समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ बेटे, पर आज अमावस के दिन नई गाड़ी पर मैं नई नवेली बहू को तो नहीं जाने दूंगी, समझे? तुम इतनी दकियानुसी कब से हो गई मम्मी? होना पड़ता है कभी कभी। माँ बेटे में ठानती रही, ये कब चुपचाप बाहर चले गए पता ही नहीं चला। मैं गुमसुम सी बैठी टीवी देखती रही। मूड बेतरह उखड़ गया था। 8 बजे गणेश खाना लगने की सूचना देने आया तो मैंने धीरे से मना कर दिया। इच्छा ही नहीं हो रही थी। पर मामी जी खुद उठ कर आई। अरे, वह तो पिक्चर देख कर ही लौटेगा, तुम कब तक बैठी रहोगी? उनकी बात टाल नहीं सकी, पर कौर बार बार गले में अटकता रहा। उनका बुझा बुझा चेहरा याद आता रहा। रात देर तक पड़ती रही। दृष्टि बार बार घड़ी की ओर उठ जाती। पहले 9:15, फिर 10, फिर 10:30। हर कांटे के साथ मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। नई गाड़ी है, पता नहीं ठीक से हैंडल कर पाए होंगे कि नहीं। मद्रास वाले एक्सीडेंट के बाद से पाँव में थोड़ा दर्द रहने लगा है। कई बार एकदम जाम हो जाता है पाँव, क्या पता। और फिर मामी जी ने अमावस की याद दिला दी। अमावस को भला लोहे की चीज खरीदता है कोई? 11 बजे के बाद तो मुझसे रहा ही नहीं गया। उठकर दिलीप के कमरे तक गई। कमरे में घुप अंधेरा था। पिछली रात नाइट ड्यूटी थी, इसी से शायद जल्दी सो गए थे। भैया जी? कौन है? उन्नींद स्वर में प्रश्न उभरा। क्या उत्तर दूं समझ नहीं आया, पर उत्तर की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की। डॉक्टर होने का यही तो फायदा है। बत्ती जलाकर एकदम सामने आ खड़े हुए। आप? जी, वो बात क्या हुई कि ये अभी तक नहीं लौटे हैं। कहाँ गए हैं? शायद पिक्चर। शायद? उन्होंने व्यंग्य से दोहराया, फिर बोले, तो इसमें परेशानी क्या है? अभी तो सिर्फ 11 बजे है। वो फर्स्ट शो देखने गए थे, तो बैठ गए होंगे कहीं। वो क्या है ना, शाम को ज़रा अपसेट होकर गए हैं और मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। और आप अब इतनी देर बाद मुझे ये सब बता रही हैं? किस बात का इंतज़ार कर रही थी? उन्होंने फटाफट कपड़े पहने और खटाखट सीढ़ियाँ उतर गए। थोड़ी देर के बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आ गई। मैं धम्म से वहीं उनके दरवाजे पर बैठ गई। सच तो है, इतनी देर तक किस चीज़ का इंतज़ार करती रही मैं? बहुत देर बाद किसी ने कहा, आपके श्रीमान जी को पार्क से पकड़ कर लाया हूँ, जाइए उन्हें खाना खिलाइए। मैं नीचे उतरी, तब तक ये खाना खुद ही ले चुके थे। मैं चुपचाप एक कुर्सी खींच कर बैठ गई।
दिलीप को नाहक परेशान क्यों किया? क्या उत्तर देती? कैसे कहती कि इतनी सी देर में मैं आशंकाओं का कितना बड़ा बियाबान झेल चुकी थी? भयानक संभावनाओं ने मेरे मन को इस बीच किस बुरी तरह से मत डाला है। कह भी देती तो क्या कोई विश्वास करता? स्वयं मुझे भी तो विश्वास नहीं हो रहा। इन्हें 10-15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए जयपुर जाना था। बोले यहाँ अकेले रह लोगी? न हो तो माँ के घर हुआ कुछ दिन, मैं मामी जी से कह दूंगा। माँ के घर? हाँ, मतलब अपने मायके। शादी के बाद माँ का घर अपना कहाँ रह जाता है। वह चुप हो गए। मैंने ही फिर कहा, कहीं भी रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेलापन तो अब मेरी आदत बन चुका है। इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं। पर दूसरे ही दिन मामी जी ने फरमान दागा, दिलीप, निधि को शक्तिनगर छोड़ आना, कुछ दिन अपने भाई बहनों के साथ रह लेगी। दिलीप अस्पताल से लौटकर खाना खा रहे थे। बोले, भूख इतनी जोर की लगी थी कि आते ही खाने बैठ गया। तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? बुआ बीमार है, किशनगंज से आदमी आया था। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। सोचता हूँ बुआ की बहू को भी साथ ले जाऊं। यह वहाँ क्या करेगी? वही जो आमतौर पर बहुएं सास की बीमारी में करती है। और फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, मैं खाना खा रहा हूँ, तब तक आप तैयार हो लीजिए। हाँ, 2-4 दिन रहने की तैयारी से जाइएगा। मामी ने कुछ कहना चाहा, पर पता नहीं क्या सोचकर चुप लगा गई। वैसे भी दिलीप से थोड़ा डरती थी। मैं नीचे उतरी, तब तक वह पोर्च में पहुंच चुके थे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बोले, बैठिए। तू क्या मोटरसाइकिल पर लेकर जाएगा इसे? मामी जी ने टोका। डोंट वरी ममा, कुछ नहीं होता, फिर मैं हूं तो साथ में। मामी जी ने शायद कुछ और भी कहा, पर उनकी बात गाड़ी की घरघराहट में डूब गई। थोड़ी देर बाद हम लोग सड़क पर थे। करीब घंटा सवा घंटे के सफर के बाद हम लोग गांव में थे। ब्याह के बाद सीधे यहीं आए थे, पर अब कुछ भी पहचाना नहीं लग रहा था। जिस घर के सामने हम लोग रुके थे, वह भी तो अनचिन्हा सा लग रहा था। उस दिन तो तोरण, बंधनवार, मंडप, शामियाने और बिजली की असंख्य मालाओं के कारण इसकी छटा ही दूसरी थी। गाड़ी की आवाज सुनते ही रमा उमा दौड़ कर आई, पीछे पीछे अम्मा जी भी। अरे, मुझे देखकर उनके मुंह से निकला, तुम्हारी बहू को लाया हूँ बुआ, अच्छी तरह सेवा करवा लो। दादा 4-8 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इस मौके का लाभ उठाओ। ठहर, इसे अभी यहीं रोके रखना। कहते हुए अम्मा जी शायद राई नोन लाने के लिए अंदर चली गई, पीछे पीछे लड़कियां भी। इस फरेब की क्या जरूरत थी? मैंने दबी जबान से मगर सख्त लहजे में कहा, मैं वैसे ही चली आती। फरेब आपके लिए नहीं, मम्मी के लिए किया था। आखिर इस बेचारी का भी तो कुछ हक बनता है। कुछ देर बोल बतिया कर दिलीप वापस हो लिए। मुझे लगा जैसे सुनसान जंगल में मुझे अकेला छोड़ गए हों। अपनी ससुराल में वह पहला दिन मेरा बेहद तनाव में गुजरा, पर धीरे धीरे पता चल गया कि दूरी गलतफहमियों के कारण है। जिसे मैं उपेक्षा समझ रही थी, वह उनका संकोच था। शादी इतने अप्रत्याशित ढंग से हो गई थी कि उन्हें अपनी राय बताने का समय ही न मिला। और उसके बाद मैं मामा जी के यहाँ ही रही। इसी से कुछ नाराजगी भी थी, पर एक बार अच्छी तरह परिचय हो जाने के बाद कोई व्यवधान न रहा। उमा रमा तो ऐसे घुल मिल गई कि लगा जैसे सुधी ही दो रूपों में बढ़ गई हो। पर सुधी इन दिनों कितनी दूर की चीज लग रही थी। प्यार तो मामी जी भी बहुत करती थी, पर उनके प्यार में एक रौब, एक अनुशासन था। अम्मा जी का प्यार एकदम निश्चल, सरल था। उन्होंने मुझे पता नहीं लगने दिया था कि इस शादी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। 2-4 बार मैंने लक्ष्य किया कि वह मुझे गौर से देख रही हैं। एक बार जब उनका यूं घूरना पकड़ाई में आ गया, तब भेद भरे अंदाज में धीरे से पूछा, कुछ है? मैंने सिर झुका लिया। शायद इसे उन्होंने नारी सुलभ लज्जा समझा हो, क्योंकि मैंने कनखियों से देखा कि प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा और वह इष्ट देव को बार बार सिर नवा रही हैं। ये ट्रेनिंग से लौटे तो शाम को स्कूटर उठाकर सीधे गांव आ पहुंचे। इनके पहुंचते ही घर में जैसे एक हंगामा बरपा हो गया। अम्मा जी बाहर ओसारे में खड़ी किसी से बतिया रही थी। वह भागी भागी अंदर आई और उन्होंने पुरानी बदरंग धोती फेंक कर नई पहन ली। इतनी नई कि आंखों में चुभ रही थी। मैं अपनी वही अटैची लेकर आई थी जो मैंने माँ के यहाँ जाने के लिए पैक की थी। उसमें पड़ी मेरी एक मैक्सी उमा पहने हुए थी।
भैया को देखते ही हड़बड़ा कर कमरे में घुस गई थी और कपड़े बदल कर ही बाहर निकली। मैं और रमा दोनों मिलकर एक साड़ी काट रही थी। ऊपर वाले कमरे में वह साड़ी पूरे विस्तार से फैलाई हुई थी हमने। साथ ही रेशम के लच्छे, सुइयां, कैंची, पेंसिल और भी न जाने क्या क्या पड़ा था। फुर्ती के साथ वह सारा कबाड़ समेटा और भैया के ऊपर आने से पहले ही कमरा झाड़ पोंछ कर चमका दिया गया। उसके बाद रसोई का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। तीनों माँ बेटी उसमें जुट गई। मुझसे अम्मा जी बार बार कहती रही, इतने दिन का थका मांदा आया है, थोड़ी देर उसके पास बैठ लेना। पर मैं उन्हें अनसुना करते हुए वहीं कुछ न कुछ करती रही। मेरी इस अवज्ञा का उन्होंने बुरा नहीं माना, उल्टे खुश ही हुई। रात सोने से पहले इन्होंने कहा, अम्मा सुबह खाना जल्दी ही बना लेना, मेरी छुट्टी नहीं है। और फिर कुछ देर रुक कर बोले, इसे भी साथ ही ले जाऊंगा। फटफटी पे ले जाएगा? तो क्या हुआ? अम्मा, दिल्ली में तो पूरा परिवार स्कूटर पर घूमता है, जानती हो। बोर तो नहीं हो गई यहाँ? सोने से पहले इन्होंने पूछा। नहीं तो, मेरा तो खूब मन लग गया है यहाँ। वह कुछ देर तक स्नेहार्द्र दृष्टि से मुझे देखते रहे, फिर बोले, मामी ने बताया कि तुम गांव में हो तो मैं इतना परेशान हो गया कि फिर दिलीप ने बताया कि वह तो लेने भी पहुंचा था, पर तुम्ही ने मना कर दिया था। दिलीप इस बीच 2 बार आए थे, पर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने एक बार बस इतना पूछा था, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? और वह भी इतने सपाट स्वर में कि मैंने उत्तर देना भी ज़रूरी नहीं समझा था। तब ये झूठ मूठ बात बनाकर कहने की क्या ज़रूरत थी? अभी अगर इनसे कह दूं कि वह अम्मा जी की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए थे, तो इनके चेहरे का रंग कैसा हो जाएगा? ये जो अभी अभी आंखों में खुशी की दीपावलियां जगमग कर रही हैं, वे एकाएक बुझ न जाएंगी। दिलीप ने शायद इसी दीपोत्सव के लिए यह बहाना गढ़ा हो। मुझे मालूम है, दिलीप मुझसे जितनी नफरत करते हैं, उतना ही वह अपने इस निरीह भाई से स्नेह भी करते हैं। गांव से लौटने के बाद कितने ही दिन तक मन उन्हीं यादों में खोया रहा। अम्मा जी का निश्चल प्यार, रमा उमा की चुहल भाजी और सबसे ज्यादा इनका गृह स्वामी का रूप याद आता रहा। माथा ऊंचा करके चलने से मनुष्य का व्यक्तित्व कितना बदल जाता है। बंगले की चार दीवारी में प्रवेश करते ही उनका वह रूप जाने कहाँ खो गया, और वह पहले की तरह मन में कभी करुणा और कभी जुगुप्सा जगाने लगे। यह आपका पत्र। मैं छत पर सूखते कपड़ों को तहा रही थी कि दिलीप ने आकर एक पत्र पकड़ा दिया। मैंने लिफाफा उलट पलट करके देखा। अक्षर पहचाने से नहीं थे। पता भी माँ के घर का था। कौन दे गया? भैया का पत्र है। भैया का पत्र है? भैया? दीपक भैया का? मद्रास भैया का सामान लाने गया था, उसमें मिला है। लेकिन आप तो चंडीगढ़ गए थे। हाँ, मम्मी पापा को यही बताया है, लेकिन मैं मद्रास गया था। कंपनी का फ्लैट खाली करना था। सामान फिलहाल मैंने अपने कमरे में रख दिया है। आप भी मम्मी से जिक्र न कीजिएगा। यह पत्र, यह मेज के दराज से मिला था। मैं तो इसे वहीं नष्ट कर डालता, पर फिर सोचा वह तो मरने वाले के साथ अन्याय होगा। जिसके नाम वह लिखा गया है, उसे ही यह अधिकार है कि अब इसे पढ़े या फाड़ कर फेंक दे। पत्र को हृदय से लगाए मैं देर तक वहीं खड़ी रह गई। यह वही पत्र था जिसकी मुझे इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। यह मुझे मिलने वाला मेरे जीवन का पहला और शायद अंतिम प्रेम पत्र था। बेचारे लिख तो गए थे, पर डाक में डालने से पहले ही अनंत में विलीन हो गए। यह तो कहो कि समय पर दिलीप जी का विवेक जाग गया, नहीं तो कितना कुछ अनकहा ही रह जाता। पत्र को बार बार चूमती हुई मैं भीतर आ गई। कमरे को अच्छी तरह से बंद करके मैंने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। बहुत संक्षिप्त सा पत्र था। अंग्रेजी में था। निधि, प्रिय प्रियतम, कुछ भी नहीं, सिर्फ निधि। बहुत दिनों से लिखने की सोच रहा हूँ। आखिर आज निश्चय कर ही डाला। वैसे आते हुए मैं मम्मी को संकेत दे ही आया था, पर तुम्हें बता देना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ। 2 साल पश्चिम में रहकर लौटा हूँ। वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि नारी की अनावृत देह मेरे लिए अब अचंभे की वस्तु नहीं रह गई है। पर वहाँ रहते हुए अपने लिए हमेशा मैंने एक भारतीय वधू की कामना की है। ऐसी लड़की जो संकोच और शील की प्रतिमूर्ति हो, लज्जा जिसका आभूषण हो। तुम्हें देखकर लगा था कि मेरा सपना साकार हो गया है।
पर तुमने जिस सहजता से अपने आप को मुझे सौंप दिया था, उससे लगा कि भारत भी अब बहुत प्रगतिशील हो गया है, या कि हो सकता है तुम्हारे संस्कारों में कहीं खोट हो। बहरहाल यह विवाह मेरे लिए असंभव है, क्योंकि यह बात बार बार मेरे मन में आती रहेगी कि क्या सचमुच मैं ही पहला व्यक्ति था। तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, दूसरा पति ढूंढने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसी आशा है। क्षमा। एक एक अक्षर जहर की बूंद सा मन में रिश्ता चला गया और मेरा सारा अस्तित्व पके फोड़े सा टीस उठा। लगा कि मैं अंधकार के सागर में डुबकियां खा रही हूँ। दम घुटा जा रहा है और मृत्यु के पल नजदीक आते जा रहे हैं। लगा कि कोई घन मार मार कर मेरी गुड़मुड़ी संवेदना को समतल करने की चेष्टा कर रहा है। लगा कि किसी ने मुझे ऊंचे पर्वत से ढकेल दिया है और अब आवाज लगा रहा है, निधि, निधि, निधि। क्रमशः वह आवाज तेज होती गई। घन की चोट भी अब धुरे जोर से पड़ रही थी। मैं लगभग संज्ञा शून्य होकर सारे अत्याचार झेल रही थी कि एकाएक मेरी चेतना लौटी। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और घबराई सी आवाज में मुझे पुकार रहा था। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। ये बदहवास से दरवाजे में खड़े थे। क्या करने लग गई थे तुम? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैंने उनके पसीना पसीना होते चेहरे को अपलक देखते हुए सपाट स्वर में कहा, सो गई थी। वह कागज का टुकड़ा मेरी उम्र भर की नींद उड़ाकर ले गया। मैं मरने वाले को कोस रही थी। जब इतनी दिलेरी से पत्र लिख दिया था तो पोस्ट करने में कोताही क्यों कर दी? समय रहते मुझे मिल जाता, तब इस पाप के भार से मुझे मुक्ति तो मिल जाती। प्रणय का प्रतीक, प्रेम का अंकुर, मैंने सौ सौ नामों से अपनी भूल को संवारा था। माता पिता का भी तब लिहाज नहीं किया था। वे सारे भावुक संबोधन, उदात्त विशेषण आज किन्हीं दुर्बल क्षणों की पहचान भर रह गए थे। ये तुमने क्या किया दिलीप? यह मुझसे कैसा प्रतिशोध लिया? माना कि तुम मेरा तिरस्कार करते हो, पर अपने भाई से तो तुम प्यार करते थे ना? फिर उसकी प्रतिमा को यूं खंड खंड क्यों होने दिया? कागज का वह टुकड़ा दीपक की स्मृतियों की धज्जियां उड़ा गया है, साथ ही मुझे भी अपनी नजर में कितना छोटा कर गया है। जब मैं नारी सुलभ लज्जा और जन्मजात संस्कारों को तिलांजलि देकर अपने देवता को समर्पित हो रही थी, वह इसे मात्र काम कौतुक समझ रहे थे। इस शर्म को लेकर कहाँ जाऊं मैं? इस दंश को कैसे झेल पाऊंगी मैं उन अमूल्य क्षणों की धरोहर उदर में समेटे बड़े गर्व से जी रही थी। पल भर में सब कुछ समाप्त हो गया। अब इस अनचाहे बोझ से छटपटा रही हूँ। क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? केवल मेरी ही बात होती तब भी ठीक था। इस प्रसंग में एक और निरीह प्राणी शहीद हो रहा है। उनकी हत्या का पाप किसके सिर होगा? करवट बदलकर मैंने देखा, वह मुझे ही निहार रहे थे। नींद नहीं आई? दोनों ने लगभग एक साथ पूछा और फीकी सी हंसी हंस दिए। दरअसल जरा सोच में पड़ गया था, इन्होंने कहा। कोई खास बात है? मैंने शिष्टाचार बरता। वह तकिए को पलंग की पीठ से टिकाकर उठंग कर बैठ गए। बोले, रमा की ससुराल से पत्र आया है, मुझे मुरादाबाद बुलाया है। किस लिए? वे लोग शायद दहेज की शर्तों को रिवाइज करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें तो सगाई के समय ही तय हो जाती है ना। इसीलिए तो मैंने रिवाइज शब्द का प्रयोग किया है। सगाई जब हुई थी तब परिस्थिति दूसरी थी। मेरी यह बैंक वाली नौकरी नहीं थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत पड़ता है। उन्हें तो लग रहा है कि सौदा बहुत सस्ते में तय हो गया है। तो अब क्या विचार है? कल जा रहा हूँ। 19-20 का फर्क होगा तो मान लूंगा। बहुत ज्यादा मुंह फाड़ेंगे तो सारा किस्सा खत्म करके ही चलाऊंगा। लगी लगाई सगाई तोड़ देंगे? मैंने सिहर कर पूछा। मेरे अपने घाव अभी ताजा ही थे। तो क्या करने को कहती हो? मैं चुप ही रही। तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का? वहां मेरी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? क्या उनकी हर बात मान लूं? अगर एकाध खेत बेचना पड़े तो तुम्हें ऐतराज तो ना होगा? यह तो अम्मा जी से पूछिए, मैं क्या कहूँ? अम्मा से तो खैर पूछना ही है, पर तुम भी तो पत्नी हो मेरी। तुम्हारा भी कुछ हक बनता है। रिश्ता लाख अनचाहा हो, इससे तुम्हारे अधिकारों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकार? इस घर में मेरा कोई अधिकार होगा, यह कब सोचा था?
मैं तो स्वप्नविष्ट सी जी रही थी और आज वह सपना भी चूर चूर हो गया। उसकी किरचें मेरे मन मस्तिष्क को छलनी कर गई थी। सारी शाम उस टीस को, उस दर्द को मन ही मन पिया था मैंने। वह सारा संचित रोष अब एकाएक सतह पर आकर मुझे मथने लगा। पत्नी हूं यह तो सुन लिया, मैंने कसेले स्वर में कहा, पर पत्नी को लेकर दूसरों के दरवाजे पर कब तक पड़े रहेंगे, यह तो बताइए। वह चकित से मुझे देखते रह गए, फिर धीरे से बोले, कहाँ रहना चाहती हो? जिन लोगों के पास मामा जी की इतनी बड़ी कोठी नहीं होती, उन लोगों की बीवियां कहाँ रहती है? वे घर में रहती हैं। 2 या 3 कमरों का छोटा सा घर होता है, बंगला नहीं होता। यहाँ भी तो एक कमरे में गुजारा कर रही हूँ, और वह भी मेरा कितना अपना है। निधि, वह एकाएक गंभीर हो उठे। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या कहने तक का इंतजार करेंगे? नहीं, पर मैं जानना चाहता था कि आप तो बस इतना जान लीजिए कि इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, बस। उसके बाद वह सो न सके, बराबर करवटें बदलते रहे। सुबह नीचे जाने से पहले अनुनय भरे स्वर में बोले, मेरे लौटने तक सब्र कर सकोगी निधि? मैं आते ही कोई इंतजाम कर लूंगा। पर तब तक न हो कुछ दिन अपनी माँ के यहाँ हो आओ। मेरा रात वाला जोश समाप्त हो चुका था। माँ के यहाँ जाने का कोई खास उत्साह नहीं था। मैंने बड़प्पन जताते हुए कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो आप निश्चिंत मन से मुरादाबाद हो आइए। मुझे लेकर कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। मेरे आश्वासन के बावजूद वह निश्चिंत नहीं हो पाए। सारी सुबह मेरे ही आसपास मंडराते रहे। ऑटो में सामान रखवाने के बाद भी वह एक बार ऊपर कमरे में आए। लगा कि वह कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पाए। न ही मैंने पूछना जरूरी समझा। मुरादाबाद से लौटे तो जैसे सब कुछ तय ही कर चुके थे। आते ही सूचना दी, मामी जी 5 जून तारीख तय हुई है, अब एकदम तैयारी में जुट जाना होगा। इतनी गर्मी में क्या दिवाली तक नहीं रुक सकते थे? तारीख तय करने का अधिकार तो उन्हीं का था, मुझे तो सिर्फ मुहर भर लगानी थी। 4 महीने बाद फिर एक 4 मीटर लंबा मांग पत्र पेश कर देते तो जितनी जल्दी निपट जाए अच्छा है। मुझे तो 25 मई से पहले छुट्टी मिल नहीं सकती। सोचता हूँ निधि को गांव छोड़ाऊं, अम्मा को थोड़ा सहारा हो जाएगा। यह वहां जाकर क्या करेगी? ओफो मामी, लड़की की शादी है, 100 तरह के काम निकलते हैं। घर की बहू ऐसे में हाथ नहीं बटाएगी तो कौन बटाएगा? यह दिलीप जी बोल रहे थे। गर्मी देखते हो कैसी पड़ रही है, तो कूलर लगवा देंगे, पंखा लगवा देंगे। हमारे दादा को क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? यानी कि दिलीप जी मुझे घर से भगाने के लिए कृत संकल्प थे। मैंने भी इस बार निर्णय ले लिया था। चलने की तैयारी शुरू हो गई तो इनसे कह दिया, इस बार स्कूटर से जाना नहीं हो सकेगा, मेरा सारा सामान साथ में जाएगा। टैक्सी से ले जाएंगे भाई, पर थोड़ा सब्र से काम लो। सामान की चर्चा अभी से मत छेड़ो, मामी जी बुरा मान जाएंगी। पर मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती, यही ना? मुझे मालूम है, तुमने मुझे बताया है एक बार। और इत्मीनान रखो, तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई भी काम करने के लिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। यह क्या मैं जानती नहीं? मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी किसी बात के लिए तुमने मुझे बाध्य नहीं किया। और फिर मुझे अपने ही पर हंसी आ गई। किसी बात की जिद कर रही हूं मैं? यह मेरा कैसा पागल हट है? मैं कहीं भी रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस शर्मनाक झूठ को मैं अपने में समेटे जी रही हूं, वह तो हर जगह मेरे ही साथ रहेगा। उससे मुक्ति कहाँ अब? सच तो यह है कि पिछले दिनों जैसे मैं सपने में जी रही थी, अपनी मानसिक उलझनों से घिरी हुई। मैं भूल ही गई थी कि मेरा शरीर भी इन दिनों संक्रमण से गुजर रहा है। इतने दिनों तक मैं इस कड़वे सच को अनदेखा करती रही, पर अब यह संभव नहीं था। यह सच कितना भयानक रूप धारण किए मेरे सामने मुंह बाए खड़ा था। रमा की शादी में घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। गांव जवार की औरतें भी जमा हो गई थी, अम्मा जी का हाथ बटाने या फिर सुबह शाम गीत गाने के लिए जुड़ जाती। मैं उन सभी के लिए आकर्षण का केंद्र थी, कुतूहल का विषय थी। लाख चाहने पर भी उनकी घाघ नजरों से मैं अपने को बचा नहीं पाती थी। कोई कहती, आजकल तो बस शादी हुई नहीं कि पेट निकल आता है। अरे तो इसमें अचरज क्या है? दूसरी कहती, अब कोई लड़कियां ब्याही जाती हैं,
पूरी औरत होती है, आधी उम्र तो माँ बाप के घर ही बिता कर आती है। तीसरी ताना कसती, फिर भी बहू बेटियों का यूं सीना तान कर चलना अच्छा लगता है भला? आजकल का तो चलन ही निराला है। हमारे तो चार चार हो गए थे, फिर भी ऐसी दबी दबी ढकी रहती कि 9 महीने तक पड़ोस में भी पता नहीं चलता था। उस खुसर पुसर से मेरा जी घबराने लगता। अम्मा जी सामने होती तो यही औरतें स्नेह और ममता की मूर्ति बन जाती थी। इसी से अम्मा जी के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता था, और उनसे कहती भी तो क्या। शादी से 3-4 दिन पहले ही मामी जी दिनेश के साथ आ पहुंची और मुझे महिला मंडल से निजात मिल गई। मामी जी का दबंग रोबीला व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी उनसे खौफ खाते। अम्मा जी भी उनसे सहमी सहमी रहती। बेचारी अम्मा जी, उन्हें तो आते ही फटकार सुनने मिली थी, कृष्णा, बहू को बड़े मजे से बुला तो लिया, पर उसका ठीक से इंतजाम तो किया होता। 1 इंच भर जगह कहीं ऐसी नहीं है जहां वह घड़ी भर को कमर सीधी कर सके। घर भट्टी सा तप रहा है, सो अलग। कहकर ही वह चुप नहीं हुई। उन्होंने खड़े खड़े छत वाले कमरे में सीलिंग फैन लगवाया, खिड़कियों में खसके पर्दे टांगे गए। पूरे घर में यही एक कमरा ढंग का कमरा था। उस पर अब मामी जी का दखल हो गया। मेरे लिए भी जैसे नजर कैद हो गई थी। उनकी इजाजत के बिना नीचे पांव देना मुहाल था। मामी जी की उस साधिकार चौकसी ने उमा रमा को मुझसे फिर से दूर छिटका दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने एक स्नेह का ताना बुना बुना था, वह तार तार हो गया। रमा तो खैर अपने सपनों में खोई हुई थी, फालतू बातों के लिए उसके पास समय नहीं था। पर उमा स्वयं को बहुत अपमानित, उपेक्षित सा अनुभव कर रही थी। उसका गुस्सा बात बात पर झलकता था। कल ही अपनी सखी से कह रही थी, शादी ब्याह तो बराबरी वालों से ही अच्छे लगते हैं, ये बड़े घर की बेटियां आकर अपने को और छोटा बना जाती हैं। रमा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। अपनी ओर से हम लोगों ने अच्छा प्रबंध किया ही था, पर यह मानना होगा कि बाराती भी सज्जन ही थे। एक बार जो मांगना था सो उन्होंने मांग लिया, पर फिर बाद में कोई टंटा बखेड़ा नहीं किया। हम लोग जितना डर रहे थे उसकी तुलना में विवाह अत्यंत शांतिपूर्वक अच्छे से संपन्न हो गया। दूसरे दिन जब सब लोग अपनी थकान मिटा रहे थे, मामा जी अम्मा जी के पास आकर बोले, कृष्णा, बहुत बहुत बधाई, सब काम बड़ी शांति से निपट गया। अब हमें भी इजाजत दो। तुम्हें तो रुकने के लिए नहीं कह सकती मैं, यहाँ दिलीप भी नहीं है, तुम्हारे सोने बैठने को ढंग का इंतजाम भी नहीं हो पाता। पर भौजी तो अभी रहेंगी ना? नहीं, मैं भी अब चलूंगी। घर को और तुम्हारे भैया को ज्यादा दिन तक नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिलीप का कोई ठिकाना है, दिन भर बाहर रहता है। अम्मा जी ने मुझे डलिया में पूड़ी मिठाई सजाने की आज्ञा दी और खुद जाकर बेटे को जगा लाई। इन्हें देखते ही मामी जी ने कहा, शैल, मैं निधि को अपने साथ लिए जा रही हूँ, तुम तो अभी कुछ दिन रहोगे ना? अपना नाम सुनते ही मैंने चौंक कर सिर उठाया। सभी की आंखें मेरी ओर लगी हुई थी। अम्मा जी की आंखों में एक विवशता का भाव था, पर उमा की आंखें तो जैसे जल रही थी। इनकी ओर फिर देखने का साहस ही नहीं हुआ। तभी इनकी आवाज़ सुनाई पड़ी, मामी जी, अभी तो यहाँ बहुत समेटने को पड़ा है। निधि आपके साथ चली गई तो फिर अम्मा बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। तो ये कहना कि तुम लोगों ने उसे मार डालने का ही इरादा कर रखा है? इट्स ऑल राइट मम्मी, दिनेश ने उन्हें शांत करना चाहा। क्या खाक ऑल राइट? डॉक्टर मित्रा ने कितनी हिदायतें देकर भेजा था। मैं जानती थी उनमें से एक पर भी यहाँ अमल नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी पर ब्याह कर लाई हूँ, तभी ने इतना सर खपा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। और यह कहकर वह भुनभुनाते हुए सबसे पहले गाड़ी में जा बैठी। अच्छा खासा तमाशा हो गया। लड़की तो शांति से विदा हो गई, पर मेहमानों की विदाई में यह नाटक हो रहा था। और इस नाटक के मूल में मैं हूँ, यह सोचकर मैं शर्म से गड़ी जा रही थी। ये जतन से मामा जी को गाड़ी तक पहुंचाए। उनके बैठते ही दिनेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शायद वह भी इस तमाशे के कारण लज्जित हो रहा था। उनके जाते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। अम्मा जी ने करुण स्वर में और उमा ने कठोर शब्दों में कैफियत तलब की कि जब वे लोग ले जा रहे थे तो निधि को जाने क्यों नहीं दिया? गरीबों की कुटिया में उसकी सार संभाल कैसे होगी? इन्हें भी फिर ताव आ गया। बोले, तुम्हारे घर में जगह हो तो रखो, नहीं तो मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगा। जिंदगी भर मैं अपनी बीबी को दूसरों के घर में नहीं रख सकता। तब तूफान अपने आप थम गया। शादी वाला घर था, फिर भी कुछ लोगों ने मिली भगत करके हम लोगों के लिए कमरे का एकांत जुटा दिया था।
उनका शुभारंभ इस वाक्य से हुआ। अम्मा को इस तरह जलील करने की क्या जरूरत थी? उनके तेवर देखकर मैं सहम सी गई। उनका इस तरह का स्वर पहली बार सुना था। दबी जबान से मैंने पूछा, मैंने अम्मा जी को जलील किया है? हाँ, अम्मा को, मुझे, हम सबको। कैसे? डॉक्टर की हिदायतें हमें क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सवाल तुम्हारी दिलचस्पी का नहीं है, तुम्हारी सेहत का है। वह चीखे। मुझे अब अपनी सेहत में अपने आप में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सवाल अब सिर्फ तुम्हारे अकेले का भी नहीं रहा, एक और, मुझे अब उस किसी और में भी दिलचस्पी नहीं रही है। बस। उनका तमतमाया हुआ चेहरा कुछ सामान्य हो चला था, फिर भी जब बोले तब स्वर उतना ही उग्र था। क्या बात है निधि? इसी अजन्मे जीव के लिए कभी तुम विद्रोह का झंडा लेकर खड़ी हो गई थी। परिवार की, समाज की सारी मान्यता तुमने ठुकरा दी थी, और आज कहती हो तुम्हें उसी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों? क्योंकि तब वह मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब वह मेरी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी की निशानी है। तब मैं उसकी माँ थी, अब मामी जी के पोते की धाय भर हूँ। एंड आई हेट इट। पल भर को वह सकते में आकर मुझे घूरते रह गए। मैंने दोनों हथेलियों में अपना मुंह छिपा लिया था। वह धीरे से मेरे पास आकर बैठ गए और अपने हमेशा वाले मृदु अंदाज में बोले, निधि, मैंने तुम्हें तुम्हारे संपूर्ण इतिहास के साथ स्वीकार किया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें मुझसे मुंह चुराना पड़े। ओह, आप नहीं जानते। मैं क्या नहीं जानता? उस स्वर में पता नहीं कैसी ममता थी कि अपने पर से मेरा बस ही उठ गया। मैं अपने वश में न रही, उनसे सब कुछ कह डाला, और कहने के बाद लगा कि मन एकदम हल्का हो गया है। इतने दिनों मन में जैसे ज्वालामुखी धधक रहा था, वह भी जैसे अब शांत हो गया। वह गौर से मेरी बात सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, अगर मैं कहूँ कि मैं यह सब भी जानता था, तो क्या विश्वास कर लोगी? जानते थे? तो फिर बताया क्यों नहीं? बता देता तो क्या विश्वास कर लेती? क्यों? क्यों नहीं करती? उस समय तुम किसी के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी। मेरी बात से तुम्हें ईर्ष्या की ही गंध आती, और फिर मरने वाले की निंदा करने से पाप जो लगता। अब मैं बेवकूफ़ों की तरह उन्हें तक रही थी। वो उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। कुछ देर बाद मेरी ओर देखे बिना उन्होंने सारी बात कहना शुरू किया। दीपक जिस दिन जाने की तैयारी कर रहा था, मामी जी ने मिठाई की एक बड़ी सी डलिया लाकर उसके सामने रख दी कि वह मद्रास जाकर दोस्तों को सगाई की खुशी में बांट दे। पहले तो वो मना करता रहा, पर जब मामी जी नहीं मानी, तब उसने ठोकर मारकर डलिया दूर छिटका दी और चीख पड़ा, मम्मा, यह शादी नहीं होगी। आई डिक्लेयर द एंगेजमेंट कैंसल्ड। क्या बक रहा है? ठीक कह रहा हूँ। मैं वहां जाकर चिट्ठी लिखना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने यही मौका दे दिया। इसके बाद मामी सिर पटक कर रह गई, पर उसने मुंह नहीं खोला। उसके जाने के बाद भी वह बड़ी बेचैन रही। मुश्किल तो यह थी कि अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं सकती थी वे। मामा जी का गुस्सा बहुत तेज है, पता नहीं क्या कर बैठते। दिलीप छोटा तो है ही, सहन शक्ति उसमें बिल्कुल नहीं है। मुझ में सदा से उनका अटूट विश्वास और ममता रही। मुझे अकेले में बुलाकर बोली, शहर, जरा मद्रास जाकर देख तो आ, उसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। इस लड़के ने तो मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया है। लड़की वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? कितने विश्वास से उन लोगों ने लड़कियां में सौंपी थी। इतने दिनों तक उसे लिए लिए घूमता रहा, और अब फिर किसी इंटरव्यू का बहाना बनाकर मुझे मद्रास जाना पड़ा। दीपक से कुछ बात हो पाती, इससे पहले ही सारा खेल खत्म हो गया। पर इससे पहले मुझे कुछ आभास हो गया था। उसने एक दो संकेत तुम्हारे लिए ऐसे किए कि मैं सन्न रह गया। कोई भी शरीफ आदमी अपनी वाग्दत्ता वधू के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, भले ही वह अमेरिका से लौटा हो। मामी जी लेकिन आज तक नहीं जानती कि उसका मन एकाएक बदल क्यों गया था। वह अब मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। निधि, तुम सोचती हो मामी जी तुम्हें दीपक के बच्चे के कारण प्यार करती है? ये गलत है। दीपक अगर जीवित होता, तो यह बच्चा भी अगर बीच में न होता, तब भी वह तुम्हारे लिए कुछ करती। इसे उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य मान लिया था, और तब भी शायद बलि का बकरा वह आपको ही बनाती। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा। वह कुछ नहीं बोले, चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। जानते हैं, जिस दिन यह पत्र हाथ में आया था, छत से छलांग लगाने का मन हो आया था, पर आपका ख्याल करके रह गई।
पहले ही आपने बहुत अन्याय सहा है। अपनी मृत्यु से आपकी परेशानियों में इजाफा करने की इच्छा नहीं हुई। एकाएक इन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। थैंक यू निधि, आई एम सो ग्रेटफुल। वचन दो, भविष्य में भी कभी ऐसा पागलपन नहीं करोगी। उनका स्वर कांप रहा था, पर हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि उनके भीतर छिपा फौलादी पुरुष पल भर को मुझे सहमा सा गया। शैल, यह बंटी आया है। अम्मा जी को देखकर हम दोनों चौंक पड़े। इस तरह धड़धड़ाती हुई वह कभी कमरे में नहीं आई थी। अक्सर नीचे से ही आवाज़ दे लेती। जरूर कोई खास काम याद आ गया होगा। आज शाम की गाड़ी से ये मुरादाबाद जा रहे थे। रमा की विदा करानी थी। जब से मुहूर्त निकला है 10 बार सामान की लिस्ट बन चुकी है। कहीं फिर कोई शहर से मंगाना होगा। तभी तो बंटी मेरे चचेरे देवर को साथ लेकर आई हैं। कहो बंटी उस्ताद, इन्होंने आफ्टर शेव लोशन की सुगंध बिखेरते हुए पूछा। इसे जरा मुरादाबाद का पता ठिकाना समझा दे, गाड़ियों का टाइम टेबल भी बतला दे। पहली बार जा रहा है ना। यह कहाँ जा रहा है? मुरादाबाद। लड़की को लाना नहीं है? मैं जा तो रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पता नहीं किस संकोच से अम्मा जी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली। बहू की तबीयत कुछ ढीली सी लग रही है। तुम्हारा यहीं पर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इनका सूटकेस जमा रही थी। मैंने चौंक कर सिर उठाया। ये मुझे ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में अभियोग था, रोष था। अब मैं इन्हें कैसे समझाती कि मैंने अम्मा जी से कुछ भी नहीं कहा है। उनकी अनुभवी नज़रों ने अपने आप ही सब भांप लिया है। अच्छा ही हुआ जो अम्मा जी ने इन्हें रोक लिया। शाम होते न होते मेरी हालत बिगड़ने लगी। गांव में किसी के यहाँ बारात में 2 जीपें आई थी। मान मनोवल करके ये जीप ले आए। भगवान को 10-10 बार मत्था टेक कर हम लोग रवाना हुए। मैं तो जानती थी कि समय पूरा हो चला है, पर अम्मा जी सतमासे की आशंका से बहुत घबरा रही थी। बार बार कह रही थी, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो भौजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक तो मैं दर्द से बेहाल हो रही थी, उधर अम्मा जी का यूं बिसूरना सुन सुनकर कोफ्त हुई। मैंने खींच कर कहा, अम्मा जी, बहू आपकी हूँ, मरूं या जीऊं, किसी दूसरे को उससे क्या मतलब। तब कहीं जाकर उनका यह रीरी आना बंद हुआ। शहर की बत्तियां जब दिखाई दी, तब लग रहा था जैसे जीप में बैठे बरसों बीत गए हैं। इन्होंने मामा जी के बंगले के पास पल भर को गाड़ी रुकवाई और कहा, अम्मा, तुम और उमा यहाँ उतर जाओ और दिलीप को लेकर नर्सिंग होम पहुँचो, मैं चलता हूँ। उन लोगों के उतरते ही ये पीछे मेरे पास आकर बैठ गए। निधि। गाड़ी स्टार्ट होते इन्होंने भीगे कंठ से पुकारा। जी। कहते ही दर्द की एक लहर उठी और मेरी संपूर्ण चेतना को चीरती गई। पल भर को लगा जैसे दुनिया ही अंधेरे में डूब गई हो। होश में आने पर देखा मेरा पसीने से भीगा हुआ सिर इनकी गोद में है और वह इसे सहला रहे। अस्पताल कब आएगा? मैंने क्षीण स्वर में पूछा। बस आ ही गया समझो। और थोड़ी ही देर में हम लोग नर्सिंग होम में थे। वह परिचित इमारत मुझे धुंधली सी लग रही थी। सारा संसार ही अधर में तैरता सा लग रहा था। इन्होंने सहारा देकर मुझे धीरे से उतारा और बहुत आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में ले आए। खबर लगते ही 2 सिस्टर्स दौड़ी चली आईं और उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। ये मेरे पीछे पीछे सारा कॉरिडोर पार करके आ पहुँचे। फिर एक कमरे के सामने रुककर सिस्टर ने जब शहदगुली आवाज़ में कहा, बस अब इसके आगे नहीं, तो ये सहम कर पीछे हट गए। दरवाज़ा बंद होने से पहले मैंने उन्हें देखा। उनका चेहरा भीड़ में खोए हुए बच्चे की तरह सहमा सहमा सा था। एक बार कुशल हाथों में पहुंच जाने के बाद मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए था, पर वहां का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि घबराहट कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। पिछले 2 बार के चेकअप में डॉक्टर ने हल्का सा संकेत दिया था कि बच्चे की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है। घबराने की कोई बात नहीं थी, पर उन्होंने उठने बैठने और लेटने के तरीकों के संबंध में कई निर्देश दिए थे। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए, भारी चीज़ उठाने के लिए, कुछ खास चीज़ें खाने के लिए मना भी किया था। खासकर घी से परहेज बताया था। पर आने वाले के प्रति मैं ऐसे विद्वेष से भर उठी थी कि मैंने हर काम वही किया जिसके लिए मुझे मना कर दिया गया था। एक अजीब सी जिद मुझ पर सवार थी और मैं निरंतर उस अजन्मे शिशु की मृत्यु की ही कामना कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बार वह मेरी गोद में आ गया तो जबरदस्ती मेरी ममता छीन लेगा।
यहाँ आने के बाद अपना वह जुनून 100 गुना होकर मुझे डराने लगा, क्योंकि मेरा हंसकर स्वागत करने वाली सिस्टर अब गंभीर लग रही थी। हमेशा चहकने वाली डॉक्टर मित्रा भी बदहवास सी थी। वह 2-4 बार बाहर जाकर किसी को फ़ोन भी कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे मेरी टेबल के पास अजीब से मानवीय आकार इकट्ठे होने लगे। सिर पर चपटी टोपियां और चेहरे ढके हुए, लगा जैसे यमदूत हैं ये। वह तेज रोशनी, वे चमकते औजार, वे अजनबी चेहरे, मुझे लगा जैसे डर से ही मेरा दम निकल जाएगा। भाभी, डरना नहीं, मैं हूं यहाँ। मैंने चौंक कर देखा। हाँ, यह दिलीप थे। उन आंखों में आज प्रतिहिंसा का भाव नहीं था। फिर भी मैं पहचान गई कि वह दिलीप थे। भाभी, भाभी, उन्होंने मुझे भाभी कहा था। पहली बार इस नाम से पुकारा था। इस बात की खुशी इतनी अधिक थी कि उसमें मेरी सारी लाज शर्म डूब गई। भैया जी, मेरा ऑपरेशन होगा? हाँ, बस छोटा सा, आपको पता नहीं चलेगा। मुझे बेहोश करेंगे? हाँ, बस थोड़ी सी देर को, पर आप घबराना नहीं। अरे वह नहीं घबराती, शी इज़ अ ब्रेव लेडी। यह आवाज़ डॉक्टर मित्रा की थी। आप उनके मियाँ को देखते, डिक्लेरेशन लिखते हुए क्या बुरी तरह कांप रहे थे। भैया जी। हाँ भाभी, क्या ये बहुत नर्वस हो रहे हैं? अरे बस कुछ न पूछिए, उन्हें समझाने में ही तो इतनी देर लग गई। भाभी, नाउ बी ब्रेव। और वह मेरे कानों के पास झुकाए। याद रखिए, आपको वापस आना है। दादा आपकी राह देखेंगे। ही विल बी वेटिंग फॉर यू। यू विल हैव टू कम बैक नाउ प्लीज डॉक्टर, किसी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। सॉरी, दिलीप ने कहा और पीछे हट गए। कमरे में पल भर को नीरवता छा गई। लगा जैसे सब लोग सांस रोककर मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते बाहर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे वापस आना ही होगा। आई शैल कम बैक। आई शैल हैव टू कम बैक। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पुनरागमनाय च, मालती जोशी द्वारा लिखी हुई दीर्घ कथा। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों के साथ। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।